नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफल होम्स के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। और उम्मीद है तैयारी बेहतर चल रही होगी आपकी। और जैसा कि मैथ्स की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं आपकी, ऑलरेडी ये क्लासेस भी आ रही हैं, ठीक है? तो इसके पहले पार्ट में हमने क्या किया था कि हमने संविधान सभा, अनुसूचियाँ और जो संविधान के विभिन्न स्रोत हैं, ठीक है? उसको हमने कवर कर लिया है। थ्योरी पार्ट भी कवर कर लिया है और हमने जो उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन चीज़ों की। है ना? और अगर रिवीजन करना हो तो उसको फटाफट देख करके आप क्वेश्चन वाले पार्ट को देख करके फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उद्देशिका की, ठीक है? देखिए उद्देशिका चैप्टर से कुछ क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, ठीक है? जैसे कौन-कौन से शब्द जोड़े गए, है ना? उद्देशिका में संशोधन कितनी बार हुआ, किसने पेश किया, कब पारित हुआ, ठीक है? ये सब चीज़ें जो फिक्स्ड क्वेश्चन है उसको हम देख लेंगे और उसके कुछ मतलब भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रस्तावना में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उसका मतलब क्या है, ठीक है? तो शुरू करते हैं और थोड़ा संयम बना करके पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है? और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। और इसका पीडीएफ चाहिए हो आपको अगर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा होगा। पर क्लिक करके आप वहाँ पर जॉइन हो सकते हैं, वहाँ पर आप माँग लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक? चलिए, उद्देशिका में सबसे पहला फैक्ट जो हमने पिछले क्लास में भी कवर किया था, वो क्या है? कोई बताएगा? वीडियो रोक करके कमेंट कर सकते हैं आप या अपने मन में सोचिए क्या था वो? कि इसको प्रस्तावना को उद्देशिका बोल लीजिए या प्रस्तावना बोल लीजिए। प्रस्तावना को पेश किसने किया था? पेश किसने किया था, कब किया था? किसने किया था? 13 दिसंबर को 1946 को 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। ठीक है? अब 22 जनवरी अगले साल 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। लेकिन देखिए यहाँ पर जो आपको ये संविधान उद्देशिका दिख रहा है, ये मूल रूप से ऐसा नहीं था। ठीक है? इसमें ये शब्द नहीं था, है ना? ये शब्द नहीं था, ठीक है? उसके बाद ये शब्द नहीं था, ठीक? तो ये 3 शब्द जो है ये बाद में जोड़े गए हैं। बाकी जो चीज़ें थी, वो वैसी ही थी जब ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक है? तो ये एक पहला फैक्ट हो गया। अब प्रस्तुत किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है? चलिए, अब आगे आइए। जैसा कि मैंने बताया कि ये तब नहीं था, जब ये लागू किया गया था। तो ये कब जोड़ा गया? तो देखिए, एक सवाल आता है कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किए गए हैं? तो देखिए, प्रस्तावना में केवल अभी तक 1 बार संशोधन किया गया है, 1 बार संशोधन। तो नोट करते जाइएगा, 1 बार संशोधन किया गया है केवल, ठीक है? अब 1 बार संशोधन कर दिया गया, वो कब किया गया? किया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वां संविधान संशोधन था वो। 42वां संविधान संशोधन था जब ये जोड़ी गई, संविधान संशोधन, ठीक है? अब ये कब हुआ था? 1976 में, 1976 में, ठीक है? तब क्या जोड़ा गया? समाजवाद जोड़ा गया, ठीक है? पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया, ठीक है? चलिए, एक बार हम प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, क्या है प्रस्तावना? देखिए, जो मैं अंडरलाइन हाइलाइट कर दूँगा उसको ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। हम भारत के लोग, भारत को एक भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, रुकिएगा यहाँ डार्क हो गया है थोड़ा, 20 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, हमने कल डिस्कस किया था जब क्वेश्चन किया था इसके पहले, तो वहां पर आया था कि संविधान किस तारीख को लागू हुआ था, किस तारीख को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो एक तो 26 नवंबर 1949 पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, लेकिन कई बार ऑप्शन में ये भी दिया जाता है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है? तो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इसका क्रम भी याद रखिएगा, अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक? तो ये अपना प्रस्तावना पूरा, ठीक है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए, और जब इतनी चीजें ध्यान में रहेंगी आपको, तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक एक टॉपिक की बात करते हैं पहले कि किसका क्या मतलब है। कई बार देखिए पहले इसी समझ लीजिए जो क्वेश्चन आते हैं
संविधान में 3 चीजों की बात की गई है, प्रस्तावना में 3 चीजों की बात की गई है। क्या? सत्ता का स्रोत क्या होगा? सत्ता का स्वरूप क्या होगा? सत्ता का लक्ष्य क्या होगा? देखिए, पहला क्या है? स्रोत, फिर क्या है? स्वरूप। जिसको लग रहा है कोई ज्यादा बता रहे हैं, इसमें ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, वो चीजों को स्किप कर दें, और जब क्वेश्चन होगा तब देखेंगे कि उनका क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ठीक है? और लक्ष्य क्या है, ठीक है? इसमें 3 चीज़ों की बातें की गई हैं। अब देखिए वो 3 चीज़ें क्या हैं? स्रोत में क्या है? देखिए यहाँ पर एक वर्ड बोला गया है, हम भारत के लोग। अच्छा, कमेंट बॉक्स बताइए ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए के प्रीएम्बल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के प्रीएम्बल से लिया गया है, ठीक है? वहाँ की प्रस्तावना से लिया गया है, हम भारत के लोग, ठीक? हम भारत के लोग क्या है? ये स्रोत है, मतलब जनता। संविधान का स्रोत क्या है? सत्ता का स्रोत क्या है? जनता। सत्ता का स्रोत क्या है? जनता, ठीक है? क्लियर रहेगा, हम भारत के लोग। अब देखिए उसके बाद स्वरूप कैसा है? भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना? सोवरेन है, समाजवादी सोशलिस्टिक है, फिर सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, फिर डेमोक्रेटिक है यानी लोकतंत्रात्मक है, फिर रिपब्लिक यानी गणराज्य है। ट्रिपल एस डी आर, इसको आपको क्रम याद रखना है। ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस मतलब पहले एस से क्या मतलब है? सोवरेन। सोवरेन मतलब संप्रभु है, संप्रभु संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, या संप्रभु शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एस फॉर सोशलिस्टिक यानी समाजवादी है, समाजवादी संविधान है अपना। जो हम लोग अभी टीपीएससी पढ़ेंगे जब वहां पर, तो वहां पर जो समाजवाद की जो चीजें हैं वहां पर लक्षित होती हैं, वहां पर दिखती हैं, ठीक है? और एक एस पर क्या है? सोवरेन मतलब ये सेकुलर, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष। और डी फॉर डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। और आर फॉर रिपब्लिक यानी गणराज्य। गणराज्य का मतलब हमने पिछले जो क्वेश्चन वाला सेशन किया था, हमने वहां पर समझा था कि गणराज्य का मतलब क्या होता है। आज और भी देखेंगे, एक आध पॉइंट और देख लेंगे उसमें, ठीक है? ये चीज क्या हो गई? ये सत्ता का स्वरूप है भारत के, ठीक है? संविधान के अनुसार ये सत्ता का स्वरूप है, तो ध्यान रहेगा। सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ट्रिपल एस डी आर, संप्रभु, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक, चलिए याद रहेगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 3 न्याय है, ठीक? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता, इसको हम लोग वहां पर देखेंगे मौलिक अधिकार में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में, ठीक है? तो 3 न्याय की बात की गई है, 5 स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है? और व्यक्ति की गरिमा, ये सब चीजें, और राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता, ये सब क्या है? इसके लक्ष्य हैं, ठीक? ध्यान रहेगा, 3 चीजों की बात हो गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हल्का हल्का से डिस्कस कर लेते हैं शब्दों के मतलब के बारे में, ताकि आपको क्लियर रहे, दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे, या याद करने में इधर उधर मिक्सअप ना हो चीजें, ठीक है? चलिए हम लोग हल्का हल्का से बात कर लेते हैं शब्द का मतलब क्या होता है। चलिए पहले हम बात करेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसकी बात करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब ये होता है कि भारत संप्रभु है, मतलब सोवरेन है। सोवरेन का मतलब क्या हो गया कि भारत जो देश है वो अपने किसी भी डिसीजन में किसी बाहरी दबाव को महसूस ना करे। मतलब जैसे मान लीजिए कॉमनवेल्थ में भी, है ना, कॉमनवेल्थ में भी अगर शामिल है, कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ में भी अगर भारत शामिल है तो किसी और के दबाव से नहीं है, ठीक है? इस वजह से नहीं है कि वो ब्रिटिश की कॉलोनी रही थी, है ना, वो स्वेच्छा से है। केवल इस वजह से नहीं है कि वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, वो स्वेच्छा से, वो जब चाहे तब वहां से बाहर भी आ सकता है। ये सवाल पूछा जाता है मेंस में कई बार कि क्या जो है भारत जो कॉमनवेल्थ में शामिल हो गया, क्या इसके संप्रभुता के एक प्रश्न चिन्ह नहीं है कि ब्रिटिश के उसमें जो कॉमनवेल्थ ग्रुप क्या है? कॉमनवेल्थ ग्रुप वो है जो ब्रिटेन जहां पर भी कॉलोनीज बनाया है अपना, उन सबका एक समूह है, ठीक है? तो उसमें भारत भी शामिल हो गया है। उसके अलग अपने सामरिक महत्व है ना, आर्थिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, इस वजह से उसमें जुड़ा है। लेकिन ये नहीं बोला जाएगा कि ये संप्रभुता को उसके आंच है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग स्वेच्छा से जुड़े हैं, ठीक है? हम कोई भी निर्णय ऐसा ले, अगर हम लोग बाहरी दबाव से ले रहे हैं तो वो क्या है? हम संप्रभु नहीं कहलाएंगे। अगर हम बिना बाहरी दबाव के अपने निर्णय ले रहे हैं देश के लिए, तो क्या है? हम संप्रभु है, ठीक? क्लियर हो गया संप्रभुता का मतलब? चलिए चलिए अगला देखिए, अगला क्या बोला? समाजवादी। समाजवादी क्या है? देखिए देश के जो संसाधन है, एक तरह से देश के जो संसाधन है, इसका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। वितरण जो हम लोग आर्टिकल 13 क्लॉज ए, बी, सी, है ना, डी, ये सब पढ़ेंगे जब डीपीएससी में, तब वहां समझेंगे कि इसका मतलब क्या दिया गया है। वहां पर इसको वहां पर प्रदर्शित किया गया है एक तरह से, ठीक है? तो देश के संसाधनों का किसी एक पर संकेंद्रण ना हो, किसी एक पूंजीपति के पास केंद्रित ना हो, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए न्यायपूर्ण वितरण करना है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ, समझ रहे हैं ना, सामाजिक विकास करना है एक तरह से। चलिए तो
समाजवादी ये चीजें हो गई। सबके स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। पंथ निरपेक्ष की बात क्या हो गई कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। और राज्य जो है किसी विशेष धर्म को, किसी विशेष धर्म को, किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगी, प्रोत्साहित नहीं करेगी। सर्वधर्म समभाव का भाव रहेगा इसमें, सर्वधर्म समभाव की स्थिति रहेगी, ठीक है, सर्वधर्म समभाव की स्थिति। समझ में आ गया पंथ निरपेक्षता का मतलब, ठीक है ना। और मैंने बताया था क्वेश्चन सेशन जब हुआ था तो पश्चिमी धर्म निरपेक्षता और भारतीय धर्म निरपेक्षता में अंतर है। पश्चिमी में क्या है कि राज्य बिल्कुल बॉयकॉट कर देता है, बिल्कुल अलग हो जाता है राज्य धर्म से, कोई मतलब नहीं उससे धर्म से। लेकिन भारत में क्या है, मतलब रखेगा लेकिन किसी एक के प्रति नहीं, सबके प्रति सर्वधर्म संभाव की भावना रखेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, लोकतंत्रात्मक। अब लोकतंत्र पर हम लोग ढंग से बात कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं दो तीन चीजें। कई बार लोकतंत्र का वो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात कर लेता है ना कई बार, तो वहां पर चीजें ऑप्शन में नहीं मिल पाते हैं आंसर आपको, समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लोकतंत्रात्मक लोकतंत्र की। देखिए लोकतंत्र दो प्रकार के एक तरह से देखे जा सकते हैं सरकार के स्वरूप के रूप में। एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, एक होता है संसदीय। तो भारत क्या है, संसदीय है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से, ठीक है। आपने आंसर बता दिया अगर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ब्रिटेन से। पूछिएगा, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया क्या। आवाज आ रही है आपको, ठीक है। थोड़ा वो कैमरा का इशू हो गया था ना, हम देख नहीं रहा था। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, लोकतंत्र एक अध्यक्षात्मक स्वरूप होता है उसका, एक संसदीय। तो हमने संसदीय कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया है। अध्यक्षात्मक कहां पर है, यूएसए में देखने को मिलता है, ठीक है, यूएसए में देखने को मिलता है। चलिए, तो अध्यक्षात्मक में क्या होता है, देखिए यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका। चलिए इसको यहाँ देख लीजिए अगले पेज पे, इसमें प्रॉब्लम होगी। अध्यक्षात्मक संसदीय, ठीक है। अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि इसमें कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब कार्यपालिका में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख, उसका निर्वाचन होता है सिर्फ, राष्ट्रपति होता है वो, राष्ट्रपति, ठीक है, उसका निर्वाचन होता है। बाकी जो कार्यपालिका के अन्य सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मनोनीत करेगा, मनोनीत बाकी अन्य सदस्यों को, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, और वहां पर जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, ठीक। संसदीय व्यवस्था में एक विधायिका होती है, ठीक। अब विधायिका से ही कार्यपालिका का गठन होता है मंत्रिमंडल के स्वरूप में, है ना, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के स्वरूप में, ठीक है। अब इसमें क्या है, वास्तविक, इसमें देखिए नाम मात्र और वास्तविक दोनों यही है, नाम मात्र और वास्तविक, वह वास्तविक दोनों यही है, राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है, वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख कौन होता है, पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन नाम मात्र के कौन होते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। नाम मात्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर एक और चीज है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान रहेगा ये चीज। चलिए, है ना, ये अध्यक्षात्मक और संसदीय व्यवस्था में हो गया, ठीक है। चलिए, और एक एक चीजें और होती है इसमें लोकतंत्र वाले में, देखिए एक स्वरूप और होता है, एक आधार और होता है इसको वर्गीकृत करने का। एक होता है परिसंघ, क्या होता है, परिसंघ, एक होता है संघीय, और एक होता है संघ, ठीक। इसका क्या है,
इसका देखिए, इसका होता है फेडरल, फेडरल, ये होता है यूनियन, ठीक है? चलिए, यूनियन और ये परिसंघ। दिख रहा है आपको? लाइट मोड, हाँ, लाइट मोड, अरे! ठीक, चलिए। तो हम बात कर रहे थे परिसंघ, कोफेडरेशन, ठीक है? और फेडरल सिस्टम, ये फेडरल सिस्टम और यूनियन। देखिए, अभी एक चीज़ आई है आप लोग यहाँ पर कि भारत में कौन-सी व्यवस्था है? भारत में यूनियन वाली व्यवस्था है, ठीक है? भारत में यूनियन वाली व्यवस्था कहाँ से लिया गया ये? कनाडा से। तो कनाडा में वही चीज़ होगी, ठीक है? कनाडा में वही चीज़ है। ये फेडरल वाली बात कहाँ है? यूएसए में है। परिसंघ वाली बात कहाँ है? कोफेडरेशन वाली बात कहाँ है? यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय यूनियन, ठीक है? चलिए, अब इसमें मतलब क्या-क्या है इसका? परिसंघ का क्या-क्या मतलब है ना? ये संघीय के क्या मतलब है? संघ का क्या मतलब है? देखिए, इसमें क्या होता है कि राज्य शक्तिशाली होता है, राज्य शक्तिशाली होता है, ठीक है? परिसंघ वाले में, लेकिन संघ कमज़ोर होता है। क्या होता है? संघ कमज़ोर होता है, ठीक? और इसमें राज्य कभी भी बाहर जा सकता है, राज्य कभी भी बाहर हो सकता है, कभी भी बाहर हो सकता है। अभी देखा ना आपने, ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, ठीक? इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन। ध्यान रहेगा, राज्य कभी भी बाहर हो सकता है। संघ कमज़ोर होता है, राज्य शक्तिशाली होता है। लेकिन फेडरल वाले में क्या है? यहाँ भी वही चीज़ है कि राज्य शक्तिशाली है, अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ पर राज्य के पास है। राज्य शक्तिशाली है, ठीक है, लेकिन संघ कमज़ोर है। फेडरल संघीय व्यवस्था में कमज़ोर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिसको लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है, वो चीज़ों को स्किप कर सकता है, ठीक? उसका परिणाम वो खुद देखेगा। राज्य शक्तिशाली है, संघ कमज़ोर है, ठीक है? और यहाँ पर राज्य बाहर नहीं आ सकते। यहाँ पर राज्य बाहर नहीं हो सकते संघ से। राज्य बाहर नहीं हो सकते। देखिएगा, परिसंघ और संघ में यही अंतर है, राज्य बाहर नहीं हो सकते, ठीक है? और इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? अपना यूएसए, हमने ऊपर देखा। और यूनियन वाले में क्या है? यहाँ पर संघ संघ शक्तिशाली है, संघ शक्तिशाली है, ठीक है? लेकिन राज्य कमज़ोर है, राज्य कमज़ोर है, ठीक है? और यहाँ पर राज्य बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसका तोड़-फोड़ किया जा सकता है। अविनाशी संघ का विनाशी राज्य, ठीक है? अविनाशी संघ का विनाशी राज्य, मतलब संघ विनाश नहीं होगा, संघ का विनाश नहीं होगा, राज्य बाहर नहीं जाएगा, लेकिन राज्य का आर्टिकल 3 देखा था ना हमने, आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 देखा था हमने, देखेंगे मतलब अगर नहीं देखा है तो। अनुच्छेद 3 में ये है कि संसद जो है वो भारत के किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है, ठीक है? चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? चलिए अब आगे आइए। अब गणतंत्र पे बात कर लेते हैं हम लोग। गणतंत्र, ये गणतंत्र में क्या है, हमने कल देखा था क्वेश्चन वाले सेशन में कि देश का जो प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं होगा। क्या होगा? वंशानुगत नहीं होगा। उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, ठीक है? चाहे देखिए, ये प्रमुख पद हो गए, है ना? संवैधानिक पद हो गए, है ना? प्रशासनिक पद हो गए, प्रशासनिक पद हो गए। इन सब पर वंशानुगत चीजें नहीं होंगी, या तो नियुक्ति होगी योग्यता आधारित, या चुनाव के माध्यम से होगी चीजें, ठीक है? इसको गणतंत्रात्मक की विशेषता बोलते हैं। ध्यान रहेगा इतना चीज। चलिए अगला देखिए, बाकी न्याय की बात हमने देख ली यहाँ पर, है ना? स्वतंत्रता की बात हम मौलिक अधिकार में देख लेंगे, बाकी चीजें ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा ये फैक्ट कि संवत 2006 विक्रमी संवत, ये मिति मार्गशीर्ष मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक? और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया था। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये चीज कब जोड़ी गई? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ध्यान रहेगा। चलिए, उद्देशिका के अपने इतने फैक्ट काफी हैं, ठीक है ना? ध्यान रखना रखिएगा। अब एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? ये बचा हुआ है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं? देखिए, एक ए के गोपालन केस हुआ था, ए के गोपालन केस, ए के गोपालन केस 1950 में, याद रखिएगा, ठीक है? इसमें ये बोला गया कि संविधान के प्रस्तावना को मतलब अ, ये प्रीएम्बल शुड बी यूज्ड व्हेन देयर इज अ एम्बिग्विटी, मतलब जब कोई विवाद हो या फिर अस्पष्टता हो, उसको समझने के लिए प्रस्तावना का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एसेंशियल रूप में, आवश्यक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें इतना बोला गया बस, ठीक है? उसके बाद हुआ एक बेरूबारी केस। क्या हुआ? बेरूबारी केस, बेरूबारी वाद।
ये हुआ 1960 में। कब हुआ? 1960 में, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया? संविधान उसका भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है, ठीक है। चलिए, संविधान का भाग नहीं है। इसमें यही बोला गया था कि जजमेंट ने बोल दिया गया था कि संविधान प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ठीक है। जो है एक गोलकनाथ केस आया था। क्या आया था? गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस का कई बार अरेंजमेंट भी पूछ लेता है कि कौन सा केस कब हुआ था, ठीक है। गोलकनाथ केस कब हुआ था? ये 1967 में, ठीक है, 1967 में। इसको यहाँ देखिए यार, वहाँ फोटो आ रहा होगा ना मेरा वाला, गोलकनाथ केस 1967। इसमें भी क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और इसमें जो सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने बोला था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठीक है। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय जो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने बोला था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए, इसके बाद एक केस आता है केशवानंद भारती केस, है ना। हिस्टोरिकल जजमेंट आया था इसमें, केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में आया था ये जजमेंट, ठीक है। इसमें बोला गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और एक सवाल ये भी था कि प्रस्तावना में संशोधन किया सकता है कि नहीं, क्योंकि देखिए अभी 73 चल रहा है और संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। अभी विवाद है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो इसमें बोला गया प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, संशोधन भी किया सकता है इसमें। क्या है? संशोधन भी किया सकता है। इसमें ये भी बोला गया कि संसद के पास ये पावर है कि संसद प्रस्तावना संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया, मूल ढांचा, संविधान का जो मूल ढांचा है, उसके अंदर संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक। ये चीजें बोली गई इसमें, ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए, प्रस्तावना में भी जो मूल ढांचे से संबंधित प्रावधान है उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला देखिए, इतनी चीजें प्रस्तावना के लिए बहुत है। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए, जिसको यहाँ तक चीजें नोट कर ली, जिसने अच्छी बात है, जिसने नहीं नोट किए हैं वो वीडियो थोड़ा पीछे करके दोबारा नोट कर ले, चीजें इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं इससे। कुछ क्वेश्चन टॉपिक से बने हुए हैं, कुछ चीजें हमने ऐसे डिस्कस की हैं जहां से बनने की संभावना है, अन्य एग्जामों में बनते हैं, तो यहाँ से भी बन सकते हैं, ठीक है। इस एग्जाम में भी बन सकते हैं सवाल। अब देखिए हम नागरिकता की बात करते हैं। देखिए नागरिकता पढ़ने से पहले क्या है, एक डाउट हमेशा रहता होगा। देखिए पहली बात तो क्या है, ये भाग 2 में है, भाग 2 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 5 से 11 तक बात की गई है इसमें। अब सबसे बड़ा समस्या इसमें ये है कि हमें ये याद नहीं होता, मुझे खुद याद नहीं हो रहा था ये चीजें, फिर मैंने इस पर काम किया तब याद हो गया। काम क्या किया, बार बार उसको लिख करके प्रैक्टिस किया, समझा, तब याद हो गया। आप भी करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। इसमें समस्या क्या आती है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या किसमें प्रावधान है, कंफ्यूजन हो जाती है। क्या कंफ्यूजन हो जाती है? जन्म से किसमें है ना, पाकिस्तान से आने वाले किसमें नागरिकता है ना, आलिया भट्ट अक्षय कुमार वाले किसमें आएंगे, और फिर पाकिस्तान जाने से वापस आने वाले किसमें आएंगे, ये सब चीजें रहती हैं। जो बाहर रह के कमा रहे हैं, इंडिया के हैं, पैसे भेजते हैं, वो लोग किसमें आते हैं, ये सब कंफ्यूजन रहता है इसमें, कौन सा किसमें आर्टिकल में है, ठीक है। तो हम लोग इसमें समझेंगे अनुच्छेद वाइज, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जहां नोट करिएगा वहां पर थोड़ा साफ सफाई से करिएगा, ताकि ये चीजें बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो वहां से देख कर आप रिवाइज कर सकते हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, 8, 9, 10 और 11, ये इतने आर्टिकल है भाग 2 में जो नागरिकता से संबंधित है, ठीक। अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया है? सिंपल अनुच्छेद पहला, मतलब कि इस भाग का पहला अनुच्छेद ये बोलता है, यानी 5वां अनुच्छेद ये बोलता है कि जन्म के समय से, देखिए इसको कलर चेंज कर लेते हैं, जन्म के समय से, जन्म के समय से जो यहाँ रह रहा है वो भारत का नागरिक होगा। उससे संबंधित प्रावधान जो बात है वो अनुच्छेद 5 में बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 5 में जो बात की गई, अनुच्छेद 6 में जो बात की गई है, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए नागरिकों की, आए हुए नागरिकों की बात की गई है, ठीक है, नागरिकों की बात। वही इसमें भी देखिएगा, एक चीज ये है कि 19 जुलाई में क्या है कि 19 जुलाई 1948 के पहले तो आ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में आ रहे हैं तो एक फॉर्मेलिटी के तहत उनको नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया, ठीक है। 19 जुलाई 1948 डेट याद रखिए, क्या पता पूछ ले। साथ में क्या बोला गया है, वो व्यक्ति, वो व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद की बात है, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान गया
फिर उसको याद आया, फिर वो भारत आ गया, फिर भारत आ गया, वापस भारत आ गया। ठीक है, उसके बारे में जो है, जो नागरिक क्या-क्या प्रावधान है उसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 7 में। समझिए, अनुच्छेद 5 में क्या है, जो जन्म से यहाँ रह रहे हैं, जन्म यहीं हुआ है। अनुच्छेद 6 जो पाकिस्तान से आए, उनके बारे में। और 7 में क्या है, जो पाकिस्तान गए, फिर वापस आ गए। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद से। ठीक? चलिए, अनुच्छेद 8 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 8 में ये है, देखिए पहले अनुच्छेद 11 समझ लीजिए, वापस आइए। ठीक है, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में ये बोला गया है कि संसद संसद विधि द्वारा नागरिकता को नागरिकता को विनियमित कर सकती है। नागरिकता को विनियमित कर सकती है। विनियमित कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 10 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 10 से सिंपल एक चीज ये है, ये बोला गया है कि इस भाग में उपस्थित किसी भी प्रावधान के तहत जो भी नागरिकता जिसको मिली है वो नागरिक बना रहेगा, लेकिन संसद संसद जो नागरिकता संबंधी विधि बनाएगी वो उसके अधीन रहेगा। क्या बोला गया है, दोबारा सुनिए। अनुच्छेद 10 में ये बोला गया है कि भाग 2 में उपस्थित जितने प्रावधान हैं उसके तहत जिसको नागरिकता मिल गई है वो नागरिक बना रहेगा, लेकिन संसद के द्वारा जो विधि बनाई जाएगी उसके अधीन रहना पड़ेगा उसको। ये बोला गया अनुच्छेद 9 में। ठीक, ये अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 10 में ये चीज बोला गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 9 में ये बोला गया है, अनुच्छेद 8 समझिए। अनुच्छेद 8 में है कि जो शादी है ना, शिक्षा और रोजगार, रोजगार से संबंधित किसे के मामले में, के संदर्भ में विदेश गए हैं, विदेश में रह रहे हैं, भारतीय मूल के लोग, विदेश में भारतीय मूल के लोग, भारतीय मूल के लोग। ठीक है, और 9वें में क्या है, 9वें में ये बोला गया है कि देखिए जो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ देता है, भारतीय नागरिकता छोड़ देता है, त्याग कर देता है, ठीक है, उसके में क्या हो जाएगा, नहीं, स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है। यहाँ पर अनुच्छेद 9 से ही वो कंसेप्ट आता है कि भारत में एकल नागरिकता है। स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो वो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका ये निष्कर्ष ये निकल रहा है कि भारत में केवल एक एकल नागरिक है। ठीक है, यहाँ से निकलता है अनुच्छेद 9 से। अब चीजें समझ लीजिए, अब रुकिए जरा, क्या नोट कर लिया आपने, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब जरा सोचिए एक बार, अनुच्छेद 5 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 6 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 7, 8, 9, 10, 11। अभी क्या इसको अनुच्छेद बोलने पर ही आप क्या, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ चल रही है, क्या ये अनुच्छेदों के नाम लेने पर क्या आप सोच पा रहे हैं कि क्या प्रावधान किसमें था? क्या आप अनुच्छेद 5 का नाम लेने पर ये सोच पा रहे हैं कि उसमें जन्म से जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके नागरिकता के बारे में बोला गया है? क्या अनुच्छेद 6 के बोलने पर ये समझ पा रहे हैं आप कि क्या जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे उनके नागरिकता के बारे में बात की जा रही है? क्या अनुच्छेद 7 का नाम लेते ये समझ पा रहे हैं कि आपकी जो पाकिस्तान जा करके वापस आए उनके नागरिकता संबंधी बात की गई है? क्या अनुच्छेद 8 में ये समझ पा रहे हैं आप कि जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं वो रोजगार, शादी और शिक्षा के लिए भारत जाके रह रहे हैं, उनके नागरिकता या संबंधित प्रावधान जो होंगे उनके बारे में बात की गई है? क्या अनुच्छेद 9 में ये समझ पा रहे हैं आप कि जो स्वेच्छा से व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? इसमें क्या संदर्भित होकर निकल रहा है कि भारत में एकल नागरिकता है। ये क्या सोच पा रहे हैं आप? 10वें में क्या ये सोच पा रहे हैं, ये प्रावधान दिया गया है कि 10वें में ये बोला गया है कि भाग 2 के तहत जिस नागरिक को भी या जिस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता मिल गई है उसकी नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन उसको संसद द्वारा बनाए गए विधि के अधीन रहना पड़ेगा। ये चीजें क्या सोच पा रहे हैं आप? 11 में क्या ये सोच पा रहे हैं कि संसद विधि द्वारा नागरिकता को विनियमित कर सकती है? सोच पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम लोग क्या करेंगे कि जो अनुच्छेद 11 में बात की गई है ना कि संसद विनियमित करके ये बनाएगा कानून, तो उसने बनाया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम, नागरिकता एक्ट 1955। अब इससे भी सवाल आते हैं, क्या सवाल आते हैं, देखिए इसमें बात की गई है 5 प्रकार के आधार की बात की गई जिसमें नागरिकता मिलेगी, 5 प्रकार की बात की गई, 5 प्रकार, उसको विनियमित कर एक तरह से कानून बना करके और इलेबोरेट माध्यम से, मतलब कि और डिस्क्राइब करके चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। 5 प्रकार से क्या,
देखिए, एक तो जन्म से, मतलब ये 26 जनवरी 1950 की बात चल रही है, के बाद से, है ना? 26 जनवरी 1950 के बाद से बात चल रही है। एक वंश से, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, ठीक है? एक पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, मतलब जैसे मान लीजिए किसी विदेशी नागरिक से आपने विवाह कर लिया है और वो 7 साल के लिए मैंडेटरी बोला गया है उसको, 7 साल में, 7 साल यहाँ रहना ज़रूरी है, जिसमें से 6 साल आगे पीछे रह सकता है, लेकिन 1 साल जो है, उसको लगातार रहना पड़ेगा, लगातार रहना पड़ेगा यहाँ पर। ये पंजीकरण के आधार पर है कि विवाह कर लिया आपने किसी से तो उसको नागरिकता चाहिए हो, ठीक है? एक है प्राकृतिकरण से, प्राकृतिकरण, ठीक है? प्राकृतिकरण में क्या है? इसमें क्या है, 14 साल में से, पिछले 14 वर्ष में से, जब उसने अप्लाई किया है, उसमें पिछले 14 वर्ष से, 14 वर्ष में से 12 साल उसको यहीं रहना होगा, यहीं रहा हो, 12 साल यहीं रहा हो, यहीं रहा हो, ठीक है? जिसमें से 11 साल तो आगे पीछे रह सकता है, लेकिन 1 साल लास्ट का उसको कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा, जब उसने अप्लाई किया है, ठीक है? कंटिन्यूअस उसको यहीं रहना पड़ेगा, रहा होना चाहिए। ये दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए कंटिन्यूअस में हट, ये कंटिन्यूअस वाला देख लीजिए, यहाँ पर कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, वहाँ पर रहा हो, ठीक है? चला समझ में आ गया होगा। ये ठीक है? ये हो गया। अब उसके बाद क्या है? कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, एक और है, क्या है? अर्जित क्षेत्र। जैसे सिक्किम आ गया ना, तो सिक्किम जो है 35वें 36वें संविधान संशोधन के तहत भारत में शामिल हो गया। लेकिन अब उसके नागरिकों को नागरिकता कैसे मिलेगी? तो इसी प्रावधान के तहत मिलेगी। अगर किसी अर्जित क्षेत्र के नागरिक व्यक्ति यहाँ पर शामिल हो रहे हैं कोई अर्जित क्षेत्र, तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक माने जाएँगे। ठीक है? ये चीज़ें 5 आधार हो गए अपने उस एक्ट के तहत। जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिकरण के आधार पर और अर्जित क्षेत्र के आधार पर। इसमें समाप्ति की बात की गई है। इस समाप्ति के भी कुछ आधार रहेंगे। पहला, त्याग, त्याग के आधार पर खुद से आपने त्याग दिया। ठीक है? और एक जो है कि किसी और देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं आप, तो वहाँ पर आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है? और एक जो है, एक जो होता है कि पंजीकरण और प्राकृतिकरण वालों के लिए, पंजीकरण प्लस प्राकृतिकरण के वाले लोगों के लिए क्या गलत तथ्य दे दिए आपने, जो रिक्वायरमेंट थी, फॉर्मेलिटीज़ थी, गलत तथ्य। भारतीय संविधान, भारत के संविधान के प्रति अनास्था, संविधान के प्रति अनास्था, तो नोट कर लीजिए सर, अनास्था। ठीक है? अनास्था हो गया। और क्या है? और ये है कि आपके नागरिकता के 5 साल के भीतर, नागरिकता मिलने के 5 साल के भीतर किसी अन्य देश में, किसी अन्य देश में आपको, किसी अन्य देश में क्रिमिनल क्राइम के लिए, क्रिमिनल अपराध के लिए, क्रिमिनल अपराध के लिए 2 वर्ष या उससे ज़्यादा का सज़ा मिल गया हो, ठीक है? तब भी आपकी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है? या आप 7 साल के लिए बिना बताए, बिना बताए, बिना सरकार को अवगत कराए, बिना बताए, मतलब गायब हैं एक तरह से, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है? चलिए, ये चीज़ें थी एक्ट के तहत कि 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है और इतने आधार हैं जो वो नागरिकता मतलब त्यागी जा सकती है। और हमने आपकी नागरिकता के अनुच्छेद देख लिए, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, ठीक है? भाई साहब आ जाओ, हाँ। ये हमने अनुच्छेद देख लिए थे। ध्यान रहेगा, 10वां याद है ना, 10वां यहाँ लिखा नहीं तब भी याद रखिएगा कि भाग 2 के किसी प्रावधान के तहत जिसको नागरिकता मिल गई है, वो नागरिक बना रहेगा, लेकिन संसद के द्वारा जो विधि बनाया गया उसके अधीन रहना पड़ेगा उसको। ठीक? तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना? नागरिकता और उद्देशिका से इतने सवाल बन सकते थे, हमने कवर कर लिए हैं इसमें। जो-जो संभावनाएँ थी बनने की, वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और हमने उसके अलावा भी चीज़ें कवर कर ली हैं ताकि क्वेश्चन छूटे ना आपका। ठीक? तो अब देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट। फिर हमारा शुरू होगा मौलिक अधिकार। वो चैप्टर बिल्कुल मत छोड़िएगा आप। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उससे। ठीक है? तो वो चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा कि क्या आपको और बेहतर चाहिए, क्या इसमें बेहतर किया जा सकता है आपके लिए, ठीक है? तो अब चीज़ों को और फास्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे बाकी सब्जेक्ट हैं वो भी कवर हो जाएँ, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी अगर ये पीडीएफ चाहिए हो और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है और चीज़ें वीडियो आपको बार-बार ढूँढना ना पड़े, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जो है उसको दबा सकते हैं। उसमें ऑल वाला जो नोटिफ़िकेशन है वो ऑन करिएगा ताकि आपको वीडियो रेगुलर टाइम पे जैसे ही अपलोड हो, वो मिल जाए। ठीक है? परेशान ना होना पड़े आपको या कहीं टेलीग्राम पे ढूँढना ना पड़े, इधर-उधर ना करना पड़े, यूट्यूब पे सर्च ना करना पड़े। सीधे आपको आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।